नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की और फिट इंडिया साइक्लोथॉन को पहले सप्ताह में ही लगभग 13 लाख लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरु तेग बहादुर ने 1675 में महान कार्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आज सुबह ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में प्रार्थना की, जहां गुरु तेग बहादुर का अंतिम संस्कार किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गुरु जी का आशीर्वाद ही है कि उनके 400वें प्रकाश पर्व का विशेष अवसर एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही होगा। श्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक ढंग से मनाने और गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील की। बिना किसी योजना और सुरक्षा के गुरुद्वारे जाने की प्रधानमंत्री की पहल से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कल शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के लिए उनके साहसिक दृष्टिकोण का स्मरण किया। 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था। श्री मोदी सहित दुनिया भर में लाखों लोगों ने गुरु तेग बहादुर की दया और दूसरों की मदद करने की भावना से प्रेरणा ली है। सिख परंपरा के अनुसार गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के लिए लड़े, जो मुगल शासक के अत्याचार से पीड़ित होकर उनके पास आए थे और कर हटवाने का अनुरोध किया था। मुगल शासक के आदेश पर 1675 में सरेआम गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया था। समाचार कक्ष से मैं अंजुम आलम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया को दिखाने का यही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह समारोह में श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जब दुनिया में निवेश की गतिविधियां प्रभावित हुईं, तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं रही। उन्होंने इस सफलता को 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का फल बताया है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में भौतिक और डिजिटल अवसंरचना खड़ी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लाभ कमाने के दृष्टिकोण के पीछे समाज का व्यापक हित होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं। आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सरकार की एक एफिशिएंट और फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। अब एसोचैम जैसे एसोसिएशन को आपके हर मेंबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे। इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि अब सही ढंग से योजना बनाने और उस पर काम करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि ये भारतीयों के सपनों और समर्पण की परीक्षा की घड़ी भी होगी। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है, शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। सुधारों से जुड़ी ऋण लेने की अनुमति से व्यापार को सुगम बनाने संबंधी सुधारों में मदद मिल रही है। अब तक 5 राज्यों ने व्यापार को सुगम बनाने से जुड़े निर्धारित सुधारों को पूरा कर लिया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने खुले बाजार से ऋण लेने के माध्यम से 16,728 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है। व्यापार को सुगम बनाना देश में निवेश अनुकूल व्यापार वातावरण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। व्यापार को सुगम बनाने में सुधार से राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होगी। इसलिए इस वर्ष मई में सरकार ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति देने का निर्णय किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री अंग्वेन सुन फुक के साथ कल वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे तथा भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक नीतिगत भागीदारी को आगे ले जाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दाल सैफुद्दीन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अपने 2 दिन के दौरे के दूसरे दिन आज सुबह वीरभूमि जिले में शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे विश्व भारती विश्वविद्यालय के संगीत भवन गए, जहां उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीत पर आधारित नृत्य देखा। उन्होंने विश्व भारती के केंद्रीय कार्यालय के सामने विवेकानंद के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री का वीरभूमि में शाम बाती भी गए,
जहां वे रतनपल्ली में एक बाउल गायक वासुदेव दास के घर में दोपहर का भोजन कर रहे हैं। बाद में वे बोलपुर में स्टेडियम रोड पर हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्किल तक रोड शो करेंगे। श्री शाह वीरभूमि के मोहर कुटीर में एक संवाददाता सम्मेलन कर अपने दौरे का समापन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल राय और कैलाश विजयवर्गीय तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष श्री शाह के साथ हैं। पार्टी नेताओं राहुल सिन्हा, राजू बनर्जी और लौकित चटर्जी ने शांति निकेतन में गृहमंत्री का स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर से प्रेरणा मिली। वीरभूमि में मीडिया से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि गुरुदेव ने विश्व भारती को विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताएं 2 देशों के राष्ट्रीय गान हैं। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की 2 धाराएं थी और 2 धारा के प्रमुख नेता थे, महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है। राज्य के दौरे के पहले दिन कल श्री शाह ने मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बनाएगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके कारण लोग इस पार्टी से दूर हो गए हैं। दीदी, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रैली में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी श्री शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी के अलावा तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के 9 विधायक भी भाजपा में शामिल हुए। वर्धमान पूर्व से तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुनील मंडल, पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उत्तरी बंगाल के अलीपुर द्वार से पूर्व लोकसभा सांसद दशरथ तिर्की और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य दलों के 15 पार्षद भी जिला स्तर के 20 नेताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनकी तैनाती के बारे में परामर्श जारी किया है। आयोग ने सलाह दी है कि चुनावों से सीधे रूप से जुड़े सरकारी अधिकारियों को उनके गृह जिलों में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है और जो लंबित हैं या जिनको दंड मिला है या जिन अधिकारियों को पूर्व में चुनाव से जुड़े किसी कार्य में लापरवाही के लिए आरोपित किया गया है, उन्हें चुनाव से संबंधित कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी को चुनाव संबंधित किसी भी कार्य से संबद्ध नहीं होना चाहिए। असम के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए विरोधी आंदोलन से राज्य में पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी से बातचीत में श्री दास ने कहा कि इस अधिनियम के विरोध में लोगों के एक वर्ग के विरोध के बावजूद पंचायत और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में कभी भी किसी अवैध नागरिक को रहने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने घुसपैठ रोकने के उपाय किए हैं। लोगों का एक वर्ग और कुछ संगठन नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। इस अधिनियम में बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। श्री दास ने कहा कि राज्य के लोगों ने हाल ही में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद और तीवा स्वायत्त शासी परिषद चुनाव में भाजपा में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और असम में सर्बानंद सोनोवाल सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी उपायों से असम के लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। कोविड महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन ने अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास और प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत से पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी के चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित करने को कहा है। यहां अगले वर्ष चुनाव होने हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की और फिट इंडिया साइक्लोथॉन को पहले सप्ताह में ही लगभग 13 लाख लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ लोगों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। देश में कुल संक्रमित लोगों की तुलना में अब केवल 3.4% लोगों में संक्रमण मौजूद है। इस समय 3,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 20,000 से भी कम है। केरल और महाराष्ट्र में ये 40% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 हो गई है। जांच, संपर्क और उपचार के प्रभावी कार्यान्वयन की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मृतकों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,45,477 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,07,000 जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16,11,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामले में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट भारत में हो गए हैं। केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है। इतनी बड़ी मात्रा में देश ने पीपीई की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, दवाइयां, ये सब चीजें उपलब्ध कराई हैं और आज दुनिया के दूसरे देशों को हम देने की स्थिति में हैं। वैक्सीन भी हम आने वाले महीनों में 30 करोड़ भारत के लोगों को अपने इंडिजिनस वैक्सीन, यानी हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में, वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिकी श्रृंखला 2020 की विशेष कड़ी में आज हम आपको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण एनडीए सरकार की कार्यसूची का प्रमुख हिस्सा है। इस वर्ष अक्टूबर में दुर्गा पूजा के अवसर पर नारी शक्ति को संबोधित एक गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया था। नारी शक्ति हमेशा हमेशा से भी सभी चुनौतियों को परास्त करने की ताकत रखती है। ऐसे में ये सभी का दायित्व है कि संगठित रूप से सभी उनके साथ खड़े हों। भारतीय जनता पार्टी के विचार यही है, संस्कार यही है और संकल्प भी यही है।
सामाजिक अनुसंधान केंद्र की निदेशक रंजना कुमारी ने आकाशवाणी को बताया कि लैंगिक समानता के लिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात उस समय चली थी, लेकिन ये सब तभी संभव है जबकि ये 5 लिंक की जिनकी बात हम लोग हमेशा करते हैं कि क्रेडिट से लिंक करिए, मार्केट से लिंक करिए, स्किल से लिंक करिए, इंश्योरेंस से लिंक करिए औरतों की जो रोजगार है और साथ साथ में उनकी क्षमता वर्धन का काम हो, तब जाकर के फिर महिलाएं इस समय रोजगार के क्षेत्र में आएंगी और एक बार आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाए तो फिर शायद महिलाओं को तमाम इस तरह के जो संकट से जूझना पड़ता है और खासतौर से हिंसा के संकट से वो शायद उतना उनको ना जूझना पड़े। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए सरकार ने कोविड महामारी के दौरान महिलाओं के सम्मान और कल्याण के प्रयासों को पूरा करने का संकल्प लिया है। देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए योजना चलाई जा रही है। पोषण अभियान का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में प्रौद्योगिकी और जन आंदोलन के जरिए पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस वर्ष तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह 7 से 30 सितंबर तक मनाया गया। महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्र और परिवार के पारंपरिक व्यंजनों को साझा करें ताकि उच्च पोषण वाले स्वदेशी खाद्य पदार्थों का डेटाबेस तैयार किया जा सके। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से देश के इतिहास में पहली बार एक अनोखा प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम एक वेबसाइट पर एक अनोखी जानकारी हर जिले की लेकर आए कि उस जिले में वो कौन सी फसल है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है जो एक संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है। और हमारी ये कोशिश अधूरी रहेगी जब तक इसमें आपकी भागीदारी न। आयुष प्रणाली के जरिए कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता भी किया है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर घटकर वर्ष 2016 से 2018 में 113 पर आ गई, जबकि यह दर 2015 से 2017 में 122 और 2014 से 2016 में यह दर 130 के स्तर पर रही। एक अनुमान के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रति वर्ष लगभग 51,70,000 लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है। वहीं घटते बालिका लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। सरकार बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जबकि लोगों को महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और उनके कल्याण के प्रति अपनी अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 592 नए मरीज सामने आए। इसके साथ राज्य में संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या 2,81,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल 643 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। इसके साथ ही तेलंगाना में स्वस्थ होने की दर 97.01% हो गई। राज्य में अब तक 2,73,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,410 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल 27,523 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1,085 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अधिकतम कोविड पॉजिटिव केस 405 इंदौर में और 171 भोपाल में है। प्रदेश में कल कोविड से 15 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,468 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 2,15,000 से अधिक मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक में कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन प्रणाली, भंडारण और परिवहन क्षमता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ये जानकारी उस मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर की है जिसमें राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण, वितरण और प्रशासकीय क्षमता पर संदेह व्यक्त किया गया था। राज्य में 2,817 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां कोविड-19 वैक्सीन को संभाल कर रखा जा सकता है। बेंगलुरु और बेलगावी में राज्य स्तर का और चित्रदुर्गा, मैसूरू, मंगलुरु, कलबुर्गी, बागलकोटे में प्रादेशिक स्तर के संग्रहागार हैं जिनमें वॉक इन कूलर्स और वॉक इन फ्रीजर्स लगे हुए हैं। जिला स्तर पर वैक्सीन संभाल कर रखने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स मौजूद हैं। वैक्सीन के परिवहन के लिए इंसुलेटेड वैक्सीन वैन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाने में सक्षम हैं। भारत सरकार द्वारा भी राज्य को डीप फ्रीजर्स दिए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
महाराष्ट्र में कोरोना के 3,940 नए मरीजों की पुष्टि होने के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 3,111 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में एक दिन में आने वाले ताजा मामलों की संख्या 4,500 से 5,500 थी, जबकि दूसरे सप्ताह में ये घटकर 4,000 से 5,000 तक आ गई और इस महीने के तीसरे सप्ताह की शुरुआत में यह आंकड़ा घटकर 3,000 से 4,000 तक आ पहुंची है। राज्य के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मुंबई ने वर्तमान में लगभग 8,000 सक्रिय मामलों के साथ एक महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है। 17,000 से अधिक सक्रिय मामलों के साथ पुणे अभी भी अव्वल नंबर पर है। राज्य ने अब तक लगभग 1 करोड़ 21 लाख परीक्षण किए हैं, जिनमें से 62,000 से अधिक पिछले 24 घंटों में किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट, जो अब तक किए गए परीक्षणों के अनुरूप सकारात्मक मामलों की संख्या के आधार पर गणना की जाती है, लगभग 16% है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने चालू वर्ष के दौरान 10 करोड़ 6 लाख लीटर दूध की ढुलाई कर और सबसे अधिक दूध विशेष रेलगाड़ियां चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। सूत्रों के अनुसार कोविड महामारी के दौरान गुजरात के पालनपुर से पलवल में हिंद टर्मिनल के लिए रिकॉर्ड 132 विशेष दूध रेलगाड़ियां चलाई गई थीं। एक रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के मुश्किल समय में भी देश में दूध पहुंचाने का कार्य किया है। पश्चिम रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान 25,000 से अधिक मालगाड़ियां चलाकर अन्य आवश्यक चीजों के परिवहन में भी शानदार कार्य किया है, जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में 5.5 करोड़ टन आवश्यक चीजें पहुंचाई गई है। इसके अलावा पश्चिम रेलवे द्वारा दवाइयां, मेडिकल किट, फ्रोजन फूड, मिल्क पाउडर सहित अनेक मिलेनियम पार्सल वैन और मिल्क टैंक वैगन्स उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और जमीन से जुड़े विवादों पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए ये अपनी तरह का पहला अभियान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य जमीन और संपत्ति की वरासत के नाम पर गांव वालों के शोषण को रोकना है। ये विशेष अभियान अगले वर्ष 15 फरवरी तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वरासत का पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनकी भूमि गांव में है लेकिन वह कहीं अन्य जगह रहते हैं, उनके लिए तहसील स्तर पर विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। गौरतलब है कि तहसील तथा थाना दिवसों पर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि संबंधी विवादों की ही आती हैं। वरासत अभियान के बाद लोगों को उनके भूमि के उपयुक्त और सही प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ विवादों का निपटारा होगा बल्कि उन्हें बैंकों से ऋण मिलने में भी आसानी होगी। इससे परिवारों और रिश्तेदारों के बीच भूमि विवादों के कारण उपजी आपसी दुश्मनी से भी निजात मिलेगी। वहीं लोगों को न्यायालयों में पीढ़ियों तक चलने वाले विवादों से भी राहत मिल सकेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आज सुबह अपनी मंत्रिपरिषद की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें संसद को भंग करने की सिफारिश की गई। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में इस आपात बैठक में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP के एक वरिष्ठ सदस्य ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। देश में फिट इंडिया साइक्लोथॉन को पहले सप्ताह में ही लगभग 13 लाख लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 7 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था। इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। 15 दिसंबर तक 12,69,695 लोगों ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन में भाग लिया और 57,51,874 किलोमीटर की साइकिलिंग की। फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने
संसद भंग करने की सिफारिश की और फिट इंडिया साइक्लोथॉन को पहले सप्ताह में ही लगभग 13 लाख लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।